हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं मिट्ठू कुमार आप लोगों का क्लास 10th के हिस्ट्री क्लास में स्वागत करता हूं। तो आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अपना लोग का कहाँ तक पढ़ चुके थे। अपना लोग का क्लास 10th के हिस्ट्री क्लास में पहला चैप्टर चल रहा था यूरोप में राष्ट्रवाद। उसमें क्या बहुत हदों तक पढ़ चुके थे, जहाँ की अगले क्लास इसके बाद जो आने वाली क्लासें होंगे उसमें ये चैप्टर हो सकता है तो ख़त्म भी हो सकता है। तो अपना लोग पहले क्या सब पढ़ चुके थे एक बार उसके बारे में जान लेंगे और फिर आज की क्लास को शुरू करेंगे। तो पहले क्या जाने थे, यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर का नाम क्या था, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो उसमें पहले जाने थे यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार कैसे हुआ, राष्ट्रवाद कैसे फैला। तो क्या जाने थे पहले, उसमें यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में महत्वपूर्ण कारक कौन सब थे। एक तो नेपोलियन का सैन्य अभियान था, और क्या था, फ्रांस की क्रांति थी, वहाँ की जनता में राष्ट्रवाद की भावना। ये सब यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में क्या थे, प्रसार करने में क्या थे, कहो काफ़ी महत्वपूर्ण तत्व थे। ये सब क्या हुआ था पहले कब हुआ था, फ्रांस की क्रांति 3 हुए थे। पहले हुए थे 1789 में, दूसरा 1830 में, तीसरा 1848 में। पहला जो 1789 में हुआ था फ्रांस की क्रांति, हुआ था 1789 में। ये किसके खिलाफ हुए थे, लुई सोलमा के खिलाफ। किसके खिलाफ, लुई सोलमा के खिलाफ। किसके खिलाफ, लुई सोलमा के खिलाफ। किसके खिलाफ होते, लुई सोलमा के खिलाफ। ये लुई सोलमा जो थे काफ़ी क्या थे, निरंकुश शासक थे। क्या थे, काफ़ी निरंकुश शासक थे। जनता वहाँ पे राजतंत्र का शासन था। किस चीज़ का शासन था, राजतंत्र का। किस चीज़ का, राजतंत्र का। यहाँ की जनता जो चाहते थे, वो चाहते थे जनता मेरे राजा जो हो वो प्रजा की देखभाल करे, और यहाँ पे किस चीज़ का शासन हो, जनतंत्र का शासन हो। समाज में किस तरह का मत, समाज में बहुत 3 वर्गों में समाज बटा हुआ था, और वहाँ पे क्या था, काफ़ी मतभेद था समाजों के बीचों, उसे 3 वर्गों में बांट दिया गया था। तो ये सब जो थे वो निम्न वर्ग के जनता, जो किसान लोग थे, वो चाहते कि समाज में सभी को समान अधिकार मिले और समानता का अधिकार मिले। तो ये सब क्या किए थे प्रजा। 1789 में लुई सोलमा के खिलाफ फ्रांस की पहला क्रांति, फ्रांस की पहला क्रांति इसके खिलाफ हुआ। और ये 1789 में जो फ्रांस की पहला क्रांति हुआ, काफ़ी क्या रहा था, महत्वपूर्ण रहा था। ये सफल क्रांति रहा था। क्या रहा था, सफल क्रांति रहा था। उसके बाद 1789 में क्रांति हुआ और इसको गद्दी से हटा दिया। फिर क्या हुआ था, फ्रांस में राजतंत्र का शासन था, तो किसी तरह का कोई भी कानून नहीं था। जो राजा ने लगा दिया था, कभी भी कोई कानून लगा देता था, कभी भी कितना भी कर बढ़ा देता था, जनता के लिए कुछ सोचता ही नहीं था। इसके खिलाफ के 1791 में क्या हुआ, फ्रांस में संविधान बना। जब 1789 में क्रांति हुई और इसे गद्दी से हटा दिया गया, तो 1789 में क्या हुआ, संविधान बना। क्या बना, संविधान। 1791 में क्या हुआ, संविधान बना। फिर 1793 में इसे लुई सोलमा को क्या हो गया, फांसी। फिर 1794 में जो है फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन आ गया। किसका शासन आ गया 1794 में, डायरेक्टरी का शासन। किसका शासन आ गया था फ्रांस में 1794 में, डायरेक्टरी का शासन। फिर जो है 1799 में नेपोलियन का आगमन, हुआ। किसका आगमन हुआ, नेपोलियन का। ये जो 1799 में जब फ्रांस आया, क्या बना, ये काउंसलर बना। क्या बना, फ्रांस का काउंसलर। क्या बना, फ्रांस का काउंसलर बना। क्या बना, फ्रांस का काउंसलर। जब 1799 में फ्रांस का काउंसलर बना और यहाँ के जनता को थोड़ा लीड कर रहे थे कि किस तरह से फ्रांस का शासन चलेगा, जो हमारी जनता को थोड़ी सी राहत मिलेगी और वो अपने कार्यों को अच्छे से कर पाएंगे और अपना शासक चला सकते। जब फिर से क्या हुआ, इसे 1804 ईस्वी में, जब जनता का खूब सारा प्यार मिला, तो इसे 1804 ईस्वी में सभी ने क्या किया, 1804 ईस्वी में ये फ्रांस का सम्राट बना। क्या बना, फ्रांस का सम्राट। यानी कि अब जो शासन करेगा फ्रांस में, वो कौन करेंगे, नेपोलियन करेंगे। कौन करेंगे, नेपोलियन। नेपोलियन का युग कब से कब तक रहा था, देख चुके थे अपना लोग, 1804 से लेकर 1815 तक। ये जो थे काफ़ी योग्य थे और अपने क्षेत्र को विस्तार भी कर रहे थे और अपनी जनता की
देखभाल भी कर रहे थे और अच्छी तरह से एक तरह शासन चला रहे थे अपने राज्यों में। तो क्या हुआ, फिर 1804 में ये जब एक सैन्य अभियान कर रहे थे, करते जा रहे थे, अपने क्षेत्र विस्तार कर रहे थे, तो 1815 ईस्वी में क्या हुआ, 1815 ईस्वी में 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध हार गया। क्या हुआ, 1815 में वाटरलू का युद्ध हार गया। ये वाटरलू का युद्ध जो था ये किसकी तरफ से, फ्रांस की तरफ से। तो अकेला कौन थे, नेपोलियन थे, और जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे एक मेटरनिक, उनके साथ और सारे देश भी मिले थे। तो किस किस के बीच हुआ था, एक मान सकते 1815 में जो वाटरलू का युद्ध हुआ वो ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच हुआ। जब क्या हुआ, 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ, तो ये क्या हुआ, ये नेपोलियन क्या किया, ये युद्ध हार गए। जब ये युद्ध हार गए तो इसे क्या किया गया, ऑस्ट्रिया चांसलर मेटरनिक और सारे देश जो थे उसके पड़ोसी राज, उसे क्या किया, बंदी बना लिया, और बंदी बना के इसे एक टापू पे, एक द्वीप पे छोड़ दिया। क्या क्या छोड़ दिया। फिर क्या हुआ, 1821 ईस्वी में नेपोलियन का क्या हो गया, मृत्यु। 1815 ईस्वी में क्या हुआ, 1821 ईस्वी में क्या हुआ, नेपोलियन का मृत्यु हो गया। जब 1815 में ये वाटरलू का युद्ध हारा था, तो ये फ्रांस का शासक तब कोई रहा ना। जब ऑस्ट्रिया के चांसलर ने क्या किया, फ्रांस का शासक फिर से वही लुई 16वां के वंशज लुई 18वां को गद्दी पर बैठा दिया। क्या कर दिया, गद्दी पर बैठा दिया। फिर ये फ्रांस की पहली क्रांति हुई। फिर फ्रांस की जो दूसरी क्रांति हुई थी, फ्रांस की दूसरी क्रांति हुई थी, फ्रांस की दूसरा क्रांति हुआ था 1830 में। कब हुआ था, 1830 में। किसके खिलाफ हुए थे, चार्ल्स दसम के खिलाफ। किसके खिलाफ हुए थे, चार्ल्स दसम के खिलाफ। चार्ल्स दसम जो थे एक प्रतिक्रियावादी व्यक्ति, पोलिगनेक को अपना क्या किया था, प्रधानमंत्री बना दिया था। क्या बना दिया था, प्रधानमंत्री बना दिया था। दूसरा क्रांति हुआ, ये क्या क्या था, अपना जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया था वो क्या किसको कर दिया था, एक प्रतिक्रियावादी व्यक्ति जो किसी भी तरह का, कोई भी तरह का सुधार नहीं चाहते थे, उनको क्या कर दिया था, इसने प्रधानमंत्री बना दिया था। तो वो क्या कर रहे थे, वो जो समाज में जो उच्च वर्ग के लोग थे उनसे रिश्ता रखते थे, उनको विशेष अधिकार ये भी देने लगे थे। और उनके बाद ये जनता का अच्छा तरह से ध्यान नहीं रख सकते थे। और इसके खिलाफ भी क्या हुआ, चार्ल्स दसम के खिलाफ हुआ था। चार्ल्स दसम के खिलाफ हुआ था। इसके जो प्रधानमंत्री थे कौन थे, पोलिगनेक थे। कौन थे, पोलिगनेक थे। ये क्या कहते, चार्ल्स दसम, ये क्या कहते, जो लुई 18वां को जो गद्दी पर बैठा गया था 1789 के वाटरलू के युद्ध के बाद, 1815 वाटरलू के युद्ध के बाद, तो क्या कहते, उन्होंने एक वो क्या कहते हैं, नागरिक सम्मान संहिता दिए थे। यानी कि सभी नागरिक जो रह रहे हैं अपने समाज में उसके लिए एक समान अधिकार है। पर इसने क्या किया, उसको खत्म कर दिया। और फिर से वो राजतंत्र का शासन चलाने लगा। तो इसके खिलाफ भी 1830 में क्या हुआ, फ्रांस की दूसरा क्रांति हुआ। क्या हुआ, फ्रांस की दूसरी क्रांति हुआ, जिसके कारण इसे क्या हुआ, चार्ल्स दसम को यहाँ से भागना पड़ा, गद्दी छोड़ के। क्या हुआ ना, गद्दी छोड़ के भागना पड़ा। और तीसरा क्रांति, इसके बाद जो जनता बनाए शासक, उसे क्या किससे बनाया था, 1848 में जो तीसरा क्रांति हुआ, 1848 में तीसरा क्रांति, 1848 में जो तीसरा क्रांति हुआ, ये किसके खिलाफ हुआ था, ये हुआ था लुई फिलिप के खिलाफ। किसके खिलाफ, लुई फिलिप के खिलाफ। लुई फिलिप जो थे ये भी क्या किए थे, अपने एक प्रतिक्रियावादी व्यक्ति गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। किसको क्या था, गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। वो भी किसी तरह का सुधार नहीं चाहते थे शासन में, तो वो भी क्या कर रहे थे, एक उच्च वर्ग का साथ दे रहे थे। और इनका जो जितने भी विदेश नीति थी, यानी कि जितने भी विदेशों से, यानी कि पड़ोसियों के देशों से व्यापार सब हुआ, वो सब भी क्या हुआ, कोई भी सफल नहीं रहा। क्या रहा, सफल नहीं रहा। तो इसके समय में जो है, इसका जो एक कमजोर नीति था, यानी कि जो अपने शासन के लिए कानून था, अपने शासन में जो कानून बनाया था वो सब क्या था, कमजोर था, कोई काम का नहीं था। तो इनके समय में क्या हुआ था, लुई फिलिप के समय में फ्रांस में भूखमरी और बेरोजगारी भी आ गए थे। क्या आए थे, फ्रांस में भूखमरी और बेरोजगारी भी आ गया था। फिर 1848 में जब क्रांति हुआ,
ये क्रांति सफल रहा। फिर जो अगला शासक आया तो 1848 में क्रांति हुआ। तो यहाँ तक क्या हुआ, 1800 मेटरनिक जो यहाँ पे 1815 ईस्वी में फ्रांस की पहली क्रांति में ऑस्ट्रिया चांसलर मेटरनिक जो था उनका युग क्या हुआ, यहाँ पे 1848 में खत्म हो गया। क्या हो गया, खत्म हो गया। देखे थे अपना लोग नेपोलियन युग कब तक रहा, 1804 से 1815। फिर मेटरनिक युग 1815 से लेकर 1848। तो क्या हुआ, यहाँ पे मेटरनिक के जो एक काला सच था उसको एक चैलेंज मिला। उसको क्या मिला, एक चैलेंज मिला। उसने देखा कि यहाँ की जनता जो थे क्रांति करके अपना एक योग्य शासक को नियुक्त किया है और अपना एक जनतंत्र का शासन स्थापना किया। जब 1789 की पहली क्रांति हुई थी तो उसमें क्या देखे थे, उसने क्या किया था, उसके बाद वियना सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था, वियना सम्मेलन। उसमें क्या किया था, इटली को बहुत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त कर दिया था। तो जो कि अगले क्लास में देख चुके थे अपना लोग, इटली के एकीकरण में क्या सहायक रहा, इटली के एकीकरण में कैसे कैसे बाधाएं आए और उनके इटली का जो एकीकरण किया उसमें कौन से व्यक्ति महत्वपूर्ण थे और क्या अपना योगदान दिया। तो इटली के कितने भागों में बांट दिए थे, 7 भागों में बांट दिए थे, 7 छोटे छोटे राज्यों में बांट दिए थे। इटली का एकीकरण में जो सहायक हुए ये क्या हुए, जो इटली का जो 1804 में फ्रांस की शासक बने थे नेपोलियन, उसने क्या किया, जब इटली के कुछ क्षेत्रों को जीता था तो वो अपना उसको एकजुट करके एकत्रित कर दिए थे, जो उसको वो क्या हुए, इटली के एकीकरण में सहायक हुए। इसी तरह जब ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक इटली को बांट रहे थे, वो उसने क्या किया, सार्डिनिया और पिडमाउंट के क्षेत्रों को एक ही साथ जोड़ देती। ये सब क्या हुए थे, यहाँ के जो लोग थे मिले गुले थे, यहाँ के शासक जो थे एक थे। तो इसने किया क्या हुआ, ये जो था इटली के एकीकरण में क्या हुआ था, सहायक हुआ था। क्या होता, सहायक हुआ था। ये जो थे सबसे बड़ा कारण जो थे इटली के एकीकरण में बाधक जो था वो ऑस्ट्रिया चांसलर मेटरनिक ही था। क्या था, मेटरनिक था। और क्या था, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटे थे, तो वो एकीकृत होने नहीं चाहते थे, एकीकरण करना नहीं चाहते। तो वहाँ के जो छोटे छोटे शासक थे वो अपना क्षेत्र में शासन कर रहे थे और अपना शासन चलाना चाहते थे। उसका छोटा ही शासन हो वो अपना खुद से चलाना चाहते थे, अपने राज्य के बारे में सोचते थे। कोई भी अपने देश के बारे में नहीं सोचते कि हम एकजुट होकर एक शासन हो और अपनी एक मजबूत स्थिति में अपने देश को पहुंचाए, वहाँ पे शासन किया जाए। पर वो अपने छोटे ऑस्ट्रिया चांसलर जो मेटरनिक थे उसे छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिए थे। तो उससे क्या हुआ, छोटे छोटे क्षेत्रों को लेकर काफ़ी विभिन्नताएं थे और वहाँ के लोग जो थे एक दूसरे के हानि पहुंचाते रहते थे। तो वो लुई इसके खिलाफ, ऑस्ट्रिया चांसलर के खिलाफ कोई भी अपना योगदान नहीं दे पा रहे थे और उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तो फिर क्या हुआ, 1848 में जब क्रांति हुआ, इसके बाद जो हुआ इसमें जो कुछ लोग थे समाज में, वो उसने चाहा कि क्या किया जाए, अब इटली का एकीकरण किया जाए। अब बहुत हुआ, इटली का क्या किया जाए, एकीकरण किया जाए, एक शासक चलाएंगे, जिससे क्या होगा, इटली का विकास होगा, कुछ होगा। तो उसमें इटली के एकीकरण करना चाहा। तो उसमें जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, पहले व्यक्ति जो आए थे इटली का एकीकरण करने, वो कौन आए थे, मेजनी आए थे। कौन आए थे, मेजनी। बताए थे कौन कौन थे, मेजनी, काउंट काबूर और कौन थे, गेरिबाल्डी। कौन थे, गेरिबाल्डी। जब मेजनी 1830 में आया इटली और इटली का एकीकरण करना चाहा, उसने किस भाग का इटली का एकीकरण करना चाहा था, उत्तरी इटली और मध्य इटली का, 1830 में। पर क्या हुआ, 1830 में जब ये एकीकरण करने आया इटली का, तो क्या हुआ, वहाँ पे जो जनता जो थे वो तो आंदोलन कर रहे थे, जो हमें एकीकरण होना है, यानी कि एक होना है, सबको हमारे राज्य को एकीकृत किया जाए। तो क्या हुआ, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के द्वारा नागरिकता आंदोलन जो थे, नागरिक के द्वारा जो आंदोलन किए जा रहे थे, उसको क्या कर दिया गया, 1830 में दबा दिया गया। क्या कर दिया गया, दबा दिया गया, जिसके कारण मेजनी को क्या हुआ, यहाँ से वापस लौटना पड़ा। उसने क्या कर पाया, वहाँ उसने क्या इटली का एकीकरण कर पाया, नहीं। जब यहाँ से लौट गए मेजनी, वो जब गए तो 1831 ईस्वी में एक यंग नामक संस्था की स्थापना किया। किस नामक संस्था का स्थापना किया, यंग नामक संस्था का। और फिर 1834 में क्या किया, यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना किए और फिर चले इटली का एकीकरण करने। कब, 1848 ईस्वी में। कब क्या, 1848 में। उसने सोचा मेटरनिक युग खत्म हो चुका है, अब जाएंगे इटली का एकीकरण करेंगे। जब 1848 में फिर ये पुनः वापस आया, तो ये क्या हुआ, पुनः वापस आया मेजनी। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे इटली का एकीकरण करने में सार्डिनिया और पिडमाउंट के शासक जो थे, ये चाहते थे कि हमारे नेतृत्व में एकीकरण हो। किसके कारण में, हमारे नेतृत्व में एकीकरण हो इटली का। किसका, इटली का। पर और जो यहाँ के धर्मगुरुओं थे, पोप थे, वो चर्च में रहते थे, वो तो चाहते थे इटली को क्या बनाया जाए, एक धर्मों का राज बनाया जाए, धर्मों का संघ बनाया जाए। क्या बनाया जाए, धर्मों का राज्य बनाया जाए।
तो उससे क्या हुआ, जो पोप थे वो चाहते थे हमारे नेतृत्व में इटली का एकीकरण हो। तो फिर क्या हुआ, मेजनी तीनों के विचारों में क्या हुआ, टकराव हुआ, तीनों का एक मत नहीं था। तो जब मेजनी आए थे बाहर से, वो चाहते थे कुछ सुधार हो इटली में, पर यहाँ के जो सार्डिनिया और पीडमाउंट के शासक थे और यहाँ के जो पोप थे वो चाहते थे हमारे नेतृत्व में इटली का क्या हो, एकीकरण हो, क्या हो, एकीकरण हो। तो उसके कारण क्या हुआ, इसके विचारों में टकराव हुआ और मेजनी को क्या करना पड़ा, यहाँ से पुनः फिर से पलायन करना पड़ा और ये इटली का एकीकरण करने में सफल रह पाया मेजनी, नहीं रह पाया। क्या पर नहीं रह पाया और पुनः चले गए। इनके बाद जो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति आए जो चाहे इटली का एकीकरण करे, वो आए काउंट काबूर। काउंट काबूर कौन आए, काउंट काबूर। काउंट काबूर जो थे इमैनुअल के एक शासक थे। इमैनुअल उसके क्या थे, प्रधानमंत्री थे। क्या थे, विक्टर इमैनुअल उसके क्या थे, प्रधानमंत्री थे। इसको जो है सार्डिनिया और पीडमाउंट के शासक ही थे। इसका जो था, इसने प्रधानमंत्री नियुक्त किया काउंट कुबर को इटली का एकीकरण करने के लिए। क्या करने के लिए, एकीकरण करने के लिए। काउंट कुबर जो थे काफी योग्य थे। क्या थे, काफी योग्य थे। क्या थे, काफी योग्य थे और कूटनीतिक थे। कब किसके साथ किस तरह का संधि करना है, कैसे करना है और किस तरह से अपने शासन को चलाएंगे और कहाँ पे कब आक्रमण करके उस क्षेत्र को जीतेंगे जिससे कि इटली का एकीकरण क्या हो, संभव हो। क्या हो, संभव हो। तो काउंट काबूर ने क्या किया था, 1800 काउंट काबूर ने क्या किया था, 1853 में क्रीमिया के युद्ध हुआ था। क्या होता, क्रीमिया का युद्ध। जब क्रीमिया का युद्ध हुआ 1853 में, तो काउंट काबूर ने क्या किया, इसने फ्रांस की तरफ से क्या कर लिया, भाग लिया और उसमें क्या किया, ऑस्ट्रिया को क्या किया, हरा दिया। क्या कर दिया, ऑस्ट्रिया को हरा दिया। जब इससे क्या किया था, फ्रांस के शासक जो नेपोलियन III थे उस टाइम पे, उनसे एक कूटनीतिक संधि कर, क्या कर, कूटनीतिक संधि कर अपने वो दोनों मिल गए और ऑस्ट्रिया को क्या किए, एकदम से पराजित कर दिए। क्या कर दिए, पराजित कर दिए। ये जो थे काउंट कुबर, ये सबसे बड़ा इटली का एकीकरण में बाधक जो मानता था, काउंट कुबर को ही मानता था। किनको मानता था, काउंट कुबर को ही। तो इसने क्या किया, पहले उसे फ्रांस के साथ मिलके क्रीमिया के युद्ध में क्या कर दिया, पराजित कर दिया। क्या कर दिया, पराजित कर दिया। क्रीमिया के युद्ध कब हुआ था, 1853 में। 1853 और 54 तक चला था, 1853 से 54 तक उसमें पराजित कर दिया। और वहाँ के जो क्षेत्र थे लोम्बार्डी और पीडमाउंट, लोम्बार्डी और पीडमाउंट, उसे क्या कर लिया, अपने अधिकार में कर लिया। उसे क्या कर लिया, अपना वहाँ पे अधिकार कर लिया। और जो थे वहाँ के कुछ क्षेत्र थे नीस और सेवाय। क्या थे, नीस और सेवाय। वो जो थे फ्रांस को मदद करने के बदले में वो फ्रांस को दे दिए। किसको दे दिए, फ्रांस को दे दिया। किसको दे दिया, फ्रांस को। तो इस तरह से इटली के काफ़ी भागों को काउंट कुबर ने क्या कर लिया था, कवर कर लिया था। फिर क्या हुआ, 1860-61 तक, 1860 और 61 तक इटली के जो काफ़ी भागों को क्या कर लिया था, एकीकरण कर लिया। तो वहाँ पे जो बचा वहाँ का जो बचा क्षेत्र था वो कौन सा था, रोम और मध्य इटली जो थे उन पे अभी अधिकार नहीं कर पाया था। क्या कर रहा था, अधिकार नहीं कर पाया था। फिर क्या हुआ, 1862 में ऐसा कुछ क्षेत्र ही बचा जिसपे एकीकरण नहीं कर पाया था काउंट कुबर। कौन सा क्षेत्र था वो, रोम, वेनेशिया और दक्षिणी का इटली जो था, इटली का दक्षिणी भाग जो था उस पर कवर नहीं कर पाया था। तो 1862 तक इटली को क्या कर लिया था, ये काफ़ी हिस्सों तक क्या कर लिया था, मिला लिया था। कौन, काउंट कुबर। तो जान लिए पूरा क्लास जितना कुछ पढ़ चुके थे आज से पीछे। तो उसके बाद किसको, इटली के एकीकरण में 3 व्यक्ति थे सहायक, कौन, मेजनी, काउंट कुबर और गेरिबाल्डी। तो गेरिबाल्डी के बारे में अभी नहीं पढ़ चुके, तो गेरिबाल्डी के बारे में आज पढ़ेंगे। उनके बाद देखेंगे जर्मनी का एकीकरण। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो गेरिबाल्डी क्या थे, पैसे से नाविक थे। मेजनी क्या थे, वो साहित्यकार थे। क्या थे, साहित्यकार थे। और ये क्या थे, गेरिबाल्डी पैसे से नाविक थे। क्या थे, पैसे से नाविक थे। और मेजनी के विचारों के समर्थक था। जो मेजनी सबसे पहले 1830 में इटली का एकीकरण करने आए थे, उनसे कौन सहमत थे, उनसे सहमत कौन थे, गेरिबाल्डी भी थे। कौन थे, गेरिबाल्डी भी सहमत थे। गेरिबाल्डी पैसे से क्या था, नाविक था। आप लोगों को एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि गेरिबाल्डी पैसे से क्या थे, नाविक थे। हम लोग के टाइम में तो पूछा गया था गेरिबाल्डी पैसे से क्या थे, नाविक थे। क्या थे, नाविक, जो नाव चलाते, नाविक कहते नाविक थे। और जर्मनी और मेजनी के विचारों का समर्थक था। ये जो थे मेजनी के विचारों का समर्थक था। जो मेजनी थे, जो सबसे पहले आए थे इटली का एकीकरण करने, उनके विचारों का, उनका जो आगे का उद्देश्य था, उनका ये समर्थन करते थे। क्या करते थे, समर्थन करते थे। परंतु बाद में काबूर के संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। बाद में ये काबूर से मिल गया था। काबूर का भी, ये जो थे काउंट काबूर, इनका भी मुख्य
उद्देश्य क्या था? इटली का एकीकरण करना ही था। और इनका भी एक क्या करना था, ये भी जो आए थे इटली का एकीकरण करने ही आए थे। तो ये क्या हुए बाद में, परंतु बाद में काबुल के संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया, यानी कि इसके पक्ष में आ गया। गैरिबाल्डी सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर वहां पर गणतंत्र की स्थापना कर दिया। सिसिली और नेपल्स, गैरिबाल्डी जब वहां पे आए, जब इटली आए तो वहाँ क्या किया इसने, सिसिली और नेपल्स को जीत लिया। किसको जीत लिया? आक्रमण किया और उसको जीत लिया, और उसको जीत के वहाँ पर गणतंत्र की स्थापना कर दिया। वो उसको एकत्रित कर दिया, एकजुट कर दिया। गैरिबाल्डी सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर वहाँ पर गणतंत्र की स्थापना किया। गैरिबाल्डी वहाँ पे स्थापना किया किसका? गणतंत्र का। किस पे गणतंत्र का स्थापना किया था? सिसिली और नेपल्स का। याद रखेंगे, सिसिली और नेपल्स पर गणतंत्र का स्थापना किए। फिर क्या हुए, गैरिबाल्डी चले, अब सोचा अब चलते हैं रोम की तरफ, जिसे कौन नहीं जीत पाए थे अभी तक? काउंट कावर। क्या जीता है? काउंट कावर। सोचे उसको जीतते हैं, और अब वही सबसे बड़ा क्षेत्र बचा था जिससे इटली के एकीकरण में बाधक हो रहे थे। सोचा गैरिबाल्डी ने जब रोम पर आक्रमण का योजना बनाया, इसने एक योजना बनाया कि रोम पर किस तरह से अधिकार किया जाए, कैसे आंदोलन करना है जिससे वहाँ पे विजय प्राप्त करेंगे। जब आक्रमण की योजना बनाया और आक्रमण का योजना बनाया तो काबूर ने रोम की रक्षा के लिए अपनी सेना भेज दी। ये काउंट काबूर जो थे क्या कर दिए? गैरिबाल्डी के खिलाफ क्या कर दिए? वहाँ पे ये सोचा कौन आ गया ऐसे जो रोम पर आक्रमण कर रहा है, रोम को जीतना तो मेरा उद्देश्य है, और हम वहाँ पे चाहते हैं क्या करेंगे? इटली का एकीकरण करेंगे रोम को जीतकर। पर उसको ये पता नहीं था जो गैरिबाल्डी आए हैं, जो रोम पर आक्रमण किया है, उनका भी मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? जो इटली का एकीकरण करना है, इसीलिए वो भी रोम को जीतना चाहता है। तो क्या हुआ, गैरिबाल्डी ने जब रोम पर आक्रमण का योजना बनाया तो काबूर ने रोम की रक्षा के लिए अपनी सेना भेज दी। इसी बीच गैरिबाल्डी की भेंट काबूर से हुई और दक्षिणी इटली जीते हुए क्षेत्र विक्टर एमेनुअल, यानी कि विक्टर एमेनुअल के प्रधानमंत्री ही कौन थे? काउंट कावर, तो उनको दे दिया, यानी कि किसको दे दिया? काउंट कावर को ये जीता हुआ क्षेत्र दे दिया। जब वो युद्ध में आए, रोम पर आक्रमण किया, तो अब उसके खिलाफ कौन? काउंट कावर ने गैरिबाल्डी के खिलाफ अपना सेना भेजा और वहाँ पे उससे युद्ध किया। तो बाद में जब उन दोनों की भेंट हुई उस युद्ध में तो दोनों ने मिला एक दूसरे से, फिर दोनों की बातचीत हुई, तो उसने जाना कि हम भी ये रोम को जो जीतना चाहते हैं वो किसका? इटली का एकीकरण करने के लिए जीतना चाहते थे। ये गैरिबाल्डी ने भी बताया हम भी वही चाहते हैं। फिर ये दोनों क्या हुए? मिल गए। क्या हुए? मिल गए। फिर क्या किया गैरिबाल्डी की काउंट कावर से क्या हुई? भेंट हुई, और दक्षिणी इटली, यानी कि दक्षिणी इटली जो जीता था, कौन? गैरिबाल्डी। वो दक्षिणी इटली के जीते हुए क्षेत्र जितना भी थे वे विक्टर एमेनुअल, यानी कि विक्टर एमेनुअल इसके काउंट कावर के शासक यानी सम्राट को दे दिया। किसको दे दिया? सम्राट को दे दिया। किसको दे दिया? सम्राट को दे दिया, क्योंकि उनके पास पहले से वो जो थे बहुत सारे क्षेत्र जीत के रखे हुए थे। कौन? विक्टर एमेनुअल। काउंट कावर के सम्राट जो थे, काउंट कावर तो प्रधानमंत्री थे विक्टर एमेनुअल के, वो बहुत सारे क्षेत्र क्या कर रहे थे? पहले से जीत चुके थे और उसके पास था। तो ये एक रोम था जो उनके पास, रोम सब नहीं था, तो रोम के लिए ये दोनों लड़ाई कर रहे थे। पर जो दक्षिणी इटली, जब गैरिबाल्डी आए तो वो भी कुछ क्षेत्र जीते और इटली के एकीकरण करने के लिए तो उसने क्या किया? अपना जीता हुआ क्षेत्र जो था दक्षिणी इटली का, उसने क्या किया? किसको दे दिया? इसको दे दिया, विक्टर एमेनुअल को दे दिया। किसको दे दिया? विक्टर एमेनुअल को दे दिया। किसको दे दिया? विक्टर एमेनुअल को दे दिया। फिर क्या हुआ? 1862 में गैरिबाल्डी की मृत्यु हो गया। क्या ये इटली का एकीकरण कर पाए गैरिबाल्डी? नहीं कर पाए। क्या कर पाए? नहीं कर पाए। अथक प्रयास किए, अथक प्रयास। मैजनी भी क्या था? ये भी गैरिबाल्डी भी अथक प्रयास किए, और ये क्या किए? नहीं जीत पाए इटली की सभी भागों को। और ये तो पहले किससे मिल गए थे? काउंट कावर से। तो ये अपना जीते हुए क्षेत्र किसको दे चुके थे? काउंट कावर को दे दिए थे। और 1862 में गैरिबाल्डी का मृत्यु हो गया। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि गैरिबाल्डी का मृत्यु कब हुआ? फिर क्या हुआ? 1862 में गैरिबाल्डी का मृत्यु हो गया। फिर 1871 में फ्रांस और पर्सा युद्ध के दौरान विक्टर एमेनुअल ने रोम को इटली में मिला लिया और अपना राजधानी घोषित कर दिया। ये जो थे 1871 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ। 1871 में क्या हुआ? फ्रांस जो थे एक देश और वो पर्सा जो थे
एक उनके बीच क्या हुआ, तनातनी हुआ और उसमें युद्ध हुआ। तो फ्रांस क्या हुआ, वो फ्रांस और पर्सा उस युद्ध में उलझ गए और फिर क्या किया, उसका फायदा उठाए कौन, विक्टर एम्मानुएल। इसने देखा अभी वो दोनों क्या पड़े, युद्ध में उलझे हुए, यही सबसे अच्छा मौका है, सबसे अच्छा मौका है कि हम अभी क्या कर दें, रोम पर आक्रमण करें। अभी तो कोई विरोध में भी नहीं आएंगे, रोम पर आक्रमण करें और उस पर अधिकार कर लें। तो क्या किया, 1871 में फ्रांस और पर्सा बीच युद्ध के दौरान विक्टर एम्मानुएल ने रोम को इटली में मिला लिया। क्या कर लिया, रोम को इटली में मिला लिया। क्या कर लिया, रोम को इटली में मिला लिया और अपना राजधानी घोषित कर दिया। रोम को इटली में मिलाया और अपना राजधानी घोषित कर दिया, राजधानी घोषित कर दिया। फिर क्या हुआ, इटली का एकीकरण 1871 में पूर्ण हुआ। आपसे पूछा जाए कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था, कब पूरा हुआ था, 1871 में। पूर्ण तरह से कब पूरा हुआ था, 1871 में। कब पूरा हुआ था, 1871 में। 1871 में फ्रांस और पर्सा के बीच जब युद्ध हुआ तो उसमें क्या हुआ, विक्टर एम्मानुएल ने फायदा उठाया और वहाँ पर रोम पर आक्रमण किया और उसको अपने इटली क्षेत्र में मिला लिए और उसका राजधानी क्या किया, घोषित कर दिया, उसे अपना राजधानी घोषित कर दिया और इटली का एकीकरण 1871 में पूर्ण हुआ। तो इस तरह से इटली का एकीकरण हुआ। इटली का एकीकरण कैसे पूर्ण हुआ ये जान लिए। और अब जानेंगे जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी भी जो थे बहुत छोटे छोटे राज्यों में बांटे हुए थे। क्या थे, जो बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में बांटे हुए थे, उनके लिए भी ढेर सारी बाधाएं थे और उनका क्या था, उनके लिए भी ढेर सारे बाधाएं थी। यहाँ तो क्या थे, यहाँ की जनता जो कुछ थे, यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार हो चुका था, फ्रांस के पड़ोसी देश थे, तो इसलिए यहाँ पे जनता भी जो थे राष्ट्रवाद की भावना में अभाव नहीं था। यहाँ की जनता चाहते थे कि एकीकरण हो। पर ये जर्मनी की क्या हालत थी देखते अभी। गरिबाल्डी के बारे में समझ चुके हैं और काउंटकवर के बारे में भी समझ चुके हैं, मैजनी के बारे में भी समझ चुके हैं, इटली के एकीकरण में उन लोगों का क्या योगदान रहा, इन सारी चीज़ों को अपना लोग अभी समझ चुके थे। अब क्या देखेंगे, जर्मनी का एकीकरण। क्या देखेंगे, जर्मनी का एकीकरण। क्या हुआ, जर्मनी का एकीकरण में बाधक तत्व। सब में देखते आते जर्मनी का एकीकरण में क्या है, बाधक तत्व। क्या देखते आते जर्मनी के एकीकरण में, बाधक तत्व। जर्मनी के लगभग 300 छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे। जर्मनी जो थी वो लगभग कितने छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे, 300 छोटे छोटे राज्यों में बटे थे। जब वो 300 छोटे छोटे राज्यों में बटे होंगे तो वो 300 छोटे छोटे राज्यों के क्षेत्र के जो राजा होंगे वो सभी अलग अलग थे। वो तो सभी कोई एकजुट नहीं थे, वो अपने देश के लिए नहीं थे, रहते अपना छोटा छोटा कुछ कुछ भाग क्षेत्र ले लिया था और उन पे अपना अपना शासन चला रहा था। अपने क्षेत्र में अपनी शासन, अपने क्षेत्र में वो अपनी शासन। तो कोई भी नहीं चाहते थे कि इटली का एकीकरण हो। क्या चाहते थे, नहीं, अभी तो इटली का एकीकरण देख चुके हैं, अब देख रहे हैं जर्मनी का। जर्मनी जो थे 300 छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे, तो उसने कोई भी नहीं चाहते थे कि जर्मनी का एकीकरण हो। सब अपने अपने राज्य के बारे में सोचते थे, कोई भी अपने देश के बारे में नहीं सोचते थे। अपना अपना छोटा छोटा क्षेत्र लेकर और एक छोटी छोटी शासन चला रहे थे। जर्मनी लगभग कितने छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे, 300 छोटे छोटे राज्यों में बटे थे। कितने छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे, छोटे छोटे राज्यों में बटे थे 300। यह उत्तरी जर्मनी में प्रोटेस्ट एवं दक्षिणी जर्मनी में कैथोलिक बहुमूल्य क्षेत्र था। यह प्रोटेस्ट क्या है, एक प्रकार का धर्म है। जैसे अपना हिंदू धर्म होते, ईसाई धर्म होते, सिख धर्म होते, तो सब क्षेत्र में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं। इसी तरह जो ये उत्तरी जर्मनी थी, जैसे उत्तरी, इसको दो भागों में बांट दिया जाए जर्मनी को, तो ये उत्तर का जो क्षेत्र था उसमें कौन रहते थे, प्रोटेस्ट वर्ग के, यानी प्रोटेस्ट धर्म को जो मानते थे वो सब रहते थे। कौन रहते थे, प्रोटेस्ट धर्म के लोग रहते थे। पर ये दक्षिणी इटली में जो था वो उसमें कौन रहते थे, कैथोलिक बहुमूल्य क्षेत्र का रहते थे। कैथोलिक बहुमूल्य क्षेत्र के धर्म के लोग रहते थे। इनसे क्या था, जब वो धर्मों में बांटे थे, दो धर्मों में बटे थे, तो वो दोनों धर्मों के लिए सब दोनों के अंदर क्या था, कट्टरपंथी था, अपने अपने धर्म को उच्च मानते थे। इसके कारण भी इटली का एकीकरण नहीं हो पा रहा था। तो इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक ये भी था। क्या जान रहे थे, जर्मनी का एकीकरण। तो उसमें क्या देख चुके थे, जर्मनी 300 छोटे छोटे क्या थे, राज्यों में बटे हुए थे। और जर्मनी का जो थे, उत्तरी जर्मनी में जो थे प्रोटेस्ट वर्ग के लोग रहते थे और दक्षिणी जर्मनी में जो थे कैथोलिक धर्म के लोग रहते। ये धर्म था, प्रोटेस्ट और कैथोलिक क्या था, धर्म था। ये बहुमूल्य क्षेत्र था। सबसे शक्तिशाली राज्य था जर्मनी का, सबसे शक्तिशाली राज्य जर्मनी का पर्सा था। कौन था, पर्सा था। ये भी किधर थे, उत्तर में थे। किधर थे, उत्तर में थे। ये जो पर्सा था, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव, इटली के नहीं, सॉरी बार बार इटली बोला जा रहा है, जर्मनी के एकीकरण में जो था सबसे बड़ा अभाव था कि वहाँ की जनता नहीं जाग चुके थे अभी तक। उनको अभी तक अपने देश से प्रेम नहीं हुआ था। वहाँ पे राष्ट्रवाद का अभाव था।
लोग जो थे वहाँ पे जो मुख्य लोग थे, जो कि कोई थोड़ा ज्ञानी थे या कोई कलाकार थे, और वो सब जो थे थोड़ा थोड़ा ज्ञानी थे, पर राष्ट्रवाद का अभाव था जर्मनी में। क्या था? राष्ट्रवाद का अभाव था। फिर क्या हुआ? राष्ट्रवाद की भावना का अभाव, ये जो थे मुख्य कारण थे क्या? जर्मनी का एकीकरण में। क्या? जर्मनी का एकीकरण में। जर्मनी का एकीकरण में बाधक लगभग 300 छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे। उत्तरी जर्मनी में प्रोटेस्ट और दक्षिणी जर्मनी में कैथोलिक धर्म के लोग रहते थे। कैथोलिक धर्म के लोग रहते थे। सबसे शक्तिशाली राज्य जर्मनी का कौन था? पर्सा था। राष्ट्रवाद की भावना का अभाव, ये सभी कारणों जो थे, ये जो थे जर्मनी के एकीकरण में बाधक थे। आपसे सबसे पूछा जाए जर्मनी के एकीकरण में बाधाएं कौन सब चीज थे, तो सब चीज लिख सकते हैं। जर्मनी 300 छोटे छोटे राज्यों में बटे थे, जो कि जर्मनी का एकीकरण करना काफ़ी मुश्किल था। और उत्तरी जर्मनी में प्रोटेस्ट, यानी कि उत्तर की जर्मनी जो थे, उत्तर में की भाग जो थे जर्मनी के, उनमें जो थे अलग धर्म के लोग रहते थे, प्रोटेस्ट धर्म के लोग रहते थे। और दक्षिण के जो भाग थे उनमें जो थे अलग धर्म के लोग रहते थे। किस धर्म का? कैथोलिक धर्म के लोग रहते थे, जिनसे क्या हुआ, अपने धर्म के प्रति दोनों को अलग ही लगाव था, और दोनों अपने अपने धर्मों के, ये भी जो धर्म थे, धर्म ही सबसे बड़ा संकट होता है। धर्म ही सबसे बड़ा संकट होते हैं। बोलते हम लोग के देश में क्या हिंदू मुस्लिम होते रहता है। क्या होते रहता है? हिंदू मुस्लिम। ये तो धर्म जो हो, ये सबसे बड़ा संकट बना हुआ था जर्मनी में। ये भी प्रोटेस्ट एवं दक्षिणी जर्मनी कैथोलिक बहुमूल्य क्षेत्र था, यानी कि ये जो थे ये दोनों अलग अलग धर्मों में बटे हुए थे। और सब इसमें यह लिखेंगे राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। राष्ट्रवाद की भावना का अभाव, इसको नहीं भी लिखना है, ये बस बताएं। जर्मनी का जो थे सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? वो तो पर्सा था। राष्ट्रवाद की भावना का अभाव, ये तीनों चीज लिख सकते हैं एग्जाम में जब पूछा जाए। जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना का जो बाधक था, जो बाधाएं आ रहे थे, किस कारण से जर्मनी में एकीकरण नहीं हो पा रहा था, तो इसको लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे जर्मनी के एकीकरण में सहायक तत्व। अब देखेंगे जर्मनी का एकीकरण कौन करना चाहता था, उनके लिए कौन सहायक था, किस तरह से वो अपने आप को जर्मनी का एकीकरण करने के लिए प्रेरित करता था और करना चाह रहा था। तो जर्मनी के एकीकरण का सहायक तत्व 1806 में नेपोलियन जर्मन राइन राजसंघ का निर्माण किया। क्या बोले थे? जब नेपोलियन फ्रांस के गद्दी पर बैठे तो वो काफ़ी क्षेत्रों को जीत चुके थे। क्या कर चुके थे? काफ़ी क्षेत्रों को जीत चुके थे। जब वो जीत चुके थे तो वो जो अपने जीते हुए क्षेत्र था, नेपोलियन का जो जीता हुआ क्षेत्र था, उनको एक अलग नाम एकजुट करके उसे क्या नाम दिया था? क्या नाम दिया था? जब 1806 में राइन राज्य संघ, राइन राज संघ का निर्माण किया। तो अपने जो जीते हुए क्षेत्र थे उनको एक कर दिया था। जब एक कर दिया था तो वो तभी से क्या थे? एक थे। जो कि जब वो एक थे, यहाँ का उनका जीता हुआ क्षेत्र कुछ भाग, तो वहाँ के जो लोग थे, वहाँ की जो जनता थे, वो सब तो एक ही थे। तो वो सहायक हुए क्या? जर्मनी के एकीकरण में। जर्मनी के एकीकरण में सहायक तत्व 1806 में नेपोलियन ने किसका क्या था? जर्मन राइन राजसंघ। आपके एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि जर्मन राइन राजसंघ का निर्माण कब हुआ था? ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो कब हुआ था? 1806 में। कब हुआ था? 1806 में। ये भी पूछा जा सकता है कौन क्या था? नेपोलियन क्या था? नेपोलियन क्या था? फिर जानेंगे कि और क्या थे सहायक? बुद्धिजीवियों और कलाकारों जैसे हिगेल, हम्बोल्ट, अटंट, जेकब ग्रीम द्वारा राष्ट्रवादी विचारों का प्रभाव। ये जो बुद्धिजीवी लोग थे, यहाँ के जो कुछ ज्ञानी लोग थे, जो कुछ शिक्षित लोग थे, वो तो चाहते थे क्या हो? जर्मनी का एकीकरण हो। तो वो जो थे कभी जाके कुछ क्षेत्रों में जाके और वहाँ के जनता को थोड़ा प्रोत्साहित करना और वहाँ की जनता को तैयार करना, राष्ट्रवाद की भावना उसके अंदर भरना, उसे जगाना। और ये कलाकार जो थे, ये सब जो कलाकार थे, ये कोई चित्र बना के, कोई कुछ लिख के, कोई गाना गा के या कुछ करके राष्ट्रवाद का क्या कर रहे थे? प्रचार प्रसार कर रहे थे। इन लोगों ने समझ चुका था जब तक हमारे देश एकत्रित नहीं होंगे तब तक हमारे देश आगे नहीं बढ़ेंगे। इन लोगों ने काफ़ी योगदान दिया अपना क्या? जर्मनी का एकीकरण में। जो यहाँ के कलाकारों थे वो ने काफ़ी सारे गीत सब गाएं और चित्र सब बना के वहाँ के लोगों को दिखाएं। और उनके बाद क्या हुआ? जर्मनी का एकीकरण में ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। ये सब कौन थे? हिगेल, हम्बोल्ट, अटंट, जेकब ग्रीम द्वारा ये क्या हुआ? राष्ट्रवादी का विचार का प्रभाव, यानी प्रचार प्रसार किया वहाँ के लोगों को चित्र बना के। तो कोई कुछ होता है ना, अभी अपना लोग के क्षेत्र में कुछ होता है, कभी कुछ कहीं पे कुछ घटना घटा या कुछ घटा तो तुरंत गाना निकल जाता है।
तो उससे क्या होता है, उन चीज़ों का प्रचार प्रसार हो जाता है, सब सुनते जाते हैं। तो क्या हुआ, ये सब क्या किए, ये सब करके वहाँ पे जर्मनी का एकीकरण करने के लिए राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रचार प्रसार किया। क्या क्या प्रचार प्रसार किया? 1834 में व्यापारियों द्वारा जालवेरिन नामक आर्थिक संघ का निर्माण। पूछे जा सकते हैं आपको कब किया गया था जालवेरिन नामक आर्थिक संघ का निर्माण। ये भी जो थे जर्मनी का एकीकरण में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अपनी और सहायक हुई। इससे क्या हुआ, सभी व्यापारी एकजुट हो चुके। वहाँ के जो जर्मनी के व्यापारियाँ थे वो क्या हुए, सब एकजुट हो सके। उसने अपना एक संस्था बनाया, जालवेरिन संस्था। किसी भी क्षेत्र में किसी भी सामान का कोई भी कीमत, वो सब क्या रहेंगे, हम सब सम्मान रखेंगे। क्या रखेंगे, सम्मान रखेंगे। कहीं भी किसी चीज़ का टैक्स नहीं लगना चाहिए। ये सब क्या, इसमें किस संस्था के बना के, जालवेरिन संस्था। कौन बनाए थे, व्यापारियों। कौन बनाए थे, व्यापारियों। कौन, जर्मनी के व्यापारियों। कब बनाए थे, 1834 में। 1834 में व्यापारियों द्वारा जालवेरिन नामक आर्थिक संघ का निर्माण। आर्थिक संघ का निर्माण यानी कि वहाँ के किस तरह से वहाँ के जो पैसे है उसको बचा के रखा जाए और उसका क्या जाए। ये भी क्या हुआ, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाई जर्मनी का एकीकरण में। तो 1834 में व्यापारियों के द्वारा क्या किया गया था, जालवेरिन नामक संस्था का निर्माण किया गया था, जो कि जर्मनी की एकीकरण में क्या हुए, काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुए। और उसके बाद वहाँ के शिक्षक, जो कुछ पढ़े लिखे लोग थे, जैसे बताए बुद्धिजीवी लोग और विद्यार्थी, वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे, वो ब्रुसेनसेफ्ट नामक संस्था की स्थापना की। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि वो ब्रुसेनसेफ्ट नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? वहाँ के जो कुछ शिक्षक थे, और वो शिक्षक के पास जो स्टूडेंट्स सब थे, पढ़ते थे, वो जो शिक्षकों थे, सब ने मिलकर एक क्या ब्रुसेनसेफ्ट नामक संस्था की स्थापना की और इस संस्था को बनाया। उसमें काफ़ी सारे लोग जुटे और उसके शिक्षक और स्टूडेंट सब और जुटे और जगह जगह पर क्या कर रहा था, राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार कर रहा था। इसी संस्था में एक विश्वविद्यालय, किस विश्वविद्यालय से था, चेना विश्वविद्यालय। इसी विश्वविद्यालय से क्या कर रहा था, राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार कर रहा था। तो किसका, ब्रुसेनसेफ्ट नामक संस्था का स्थापना किसने किया था, यहाँ के शिक्षकों और स्टूडेंट के द्वारा। तो मेटरनिख, उनके बाद जो है मेटरनिख के द्वारा दमनकारी मतलब आंदोलन को दबाना, उसका दमन करना, उसको रौन देना, उसको खत्म कर देना, वो नीति अपनाई। इसने एक कानून लाया, कार्लसवाज का आदेश। क्या लाया, कार्लसवाज का आदेश। ये क्या था, एक कानून था, इसने पारित किया। और किसको कुचलने के लिए, ये जो राष्ट्रवाद की भावना पनप रहे थे जर्मनी में, उसे कुचलने के लिए एक नियम लाया, कार्लसवाज का आदेश। इससे क्या हुए, वहाँ का जनता, वहाँ का जो शिक्षक जो चाहते थे कि कुछ जो यहाँ पे क्या हो, विस्तार, क्या हो, जर्मनी का एकीकरण हो, उनसे क्या हुआ, जब इसका ये शासन आया तो इसको दबाना चाह रहा था। इनसे लोग क्या हुए, और आक्रोश में आ गए, और आक्रोश में। एक तो कितना दिन से कुछ अजीब तरह से शासन चला ही रहे थे, और मेटरनिख द्वारा दमनकारी कानून कार्लसवाज जब लाया, इसके द्वारा जनता भर के और इसका विरोध में काफ़ी जनता उतरे। फिर क्या हुआ, राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार और बढ़ा, और इससे क्या हुआ, ये और सहायक हुए। ये तो दमन करने के लिए आए थे, जर्मनी का एकीकरण नहीं हो, उसे किसी तरह से रोका जाए। उसे क्या गया, यहाँ पर जो राष्ट्रवाद की भावना पनप रहे, उसे किसी तरह से क्या कर दिया जाए, रोका जाए, उसको रौन दिया जाए, उसे खत्म कर दिया जाए। पर क्या हुआ, जब इसने एक कार्लसवाद का कानून लाया इसको दबाने के लिए, इनसे क्या हुआ, और जनता आक्रोश में आया, और इनसे क्या हुए, और जो है राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार ही प्रसार ही हो गया। क्या हो गया, प्रचार प्रसार हो गया। ये तो मेटरनिख के लिए क्या हुए, हानिकारक ही हो गए। विलियम एवं बिस्मार्क का योगदान। फिर जैसे कि इटली का एकीकरण में मेजनी, काउंट काबूर, गैरिबाल्डी आए, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो अपना बहुत से योगदान दिया था इटली के एकीकरण करने में। उसी तरह जर्मनी में कुछ ऐसे व्यक्ति आए जो अपना योगदान दे, किस चीज़ में, जर्मनी का एकीकरण में। वो कौन थे, विलियम एवं बिस्मार्क थे। कौन थे, विलियम एवं बिस्मार्क का योगदान। ये विलियम और बिस्मार्क जो थे, इसने अपना योगदान दिया किस चीज़ में, विलियम और बिस्मार्क ने अपना योगदान दिया किस चीज़ में, जर्मनी के एकीकरण में। तो अगले क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे। पढ़ तो सकते थे यहाँ पे, पर कुछ चीज़ें समझानी होती है यहाँ पे, तो थोड़ा सा जगह छोड़नी पड़ती है। और इनके विलियम और बिस्मार्क के बारे में अगला क्लास में पढ़ेंगे, और हो सकता है अगली क्लास
आप लोगों को इस चैप्टर की लास्ट क्लास होंगे और इसमें जो है इसका ऑब्जेक्टिव भी करा दिए जाएंगे। और आप लोगों की कुछ बातें जो आप लोग को कुछ लगे हम लोगों के लिए सुझाव आगा क्या करना चाहिए और आप लोगों के लिए क्या बेहतर कर पाए, तो इनके लिए कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दें। और हम जो है जो इस एप्लीकेशन में पढ़ा रहे टीचरों वो उस पर ध्यान देंगे और उस आप लोगों का जो कुछ बातें होंगी उन पर ध्यान देके आगे सोचेंगे क्या करना है। तो क्या कर सकते हैं विशेष, उसके लिए आप लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में अपना राय दें और ज़रूर दें जो इसके बारे में पढ़ चुके थे। जैसे अपने लोग कैसे पढ़ रहे हैं अभी, जैसे कि पीछे जितने कुछ पढ़ चुके हैं उसे तो एक बार फाइनली क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। इनसे क्या होता है पीछे की चीज़ें जो होती है ये याद हो जाते हैं। इनसे क्या होता है याद हो जाते हैं। फिर जो बाकी की क्लास होती है उनको करते हैं, तो इनसे क्या होता है रिविजन भी होता है, साथ साथ उनके बाद ये पढ़ भी लेते हैं। तो इसी तरह से सभी क्लास और इसी तरह से सब दिन चलेंगे। तो आप लोग जुड़िए एप्लीकेशन से और पढ़िए। तो इसके बाद ये खत्म हो जाएंगे चैप्टर। तो इसका ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लोग को करा दिए जाएंगे। क्या कर दिए जाएंगे? करा दिए जाएंगे, तो जिससे आप लोगों का एग्जाम की तैयारियां अभी से ही बहुत ही एक बुस्ट होंगे। तो आप लोग एप्लीकेशन से जुड़ना ना भूलें। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।